गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये करंट अफेयर की सीरीज जो मैंने चलाई है, ये आपकी यूपी पीसीएस और आरओ को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है और ये तब तक चलेगी जब तक आपके ये दोनों एग्जाम नहीं हो जाते। और साथ ही मेरा ये टारगेट रहेगा कि इसकी जो पूरी पीडीएफ है, लगभग 1000 क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन, मैं आपके एग्जाम के 4-5 दिन पहले तक प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आप सभी लोग क्लास लेते रहिए और साथ ही बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर मैं आपसे रिवाइज करा रहा हूँ, और वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। तो इधर 3-4 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि सब फेस्टिव सीजन चल रहा था। तो अभी मुझे लगता है बहुत हो गया फेस्टिव सीजन, अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आइए, ये पहला सवाल आज की क्लास का है आपका, बाढ़वण परियोजना। यहाँ पे बाढ़वण लिखा हुआ था, मैंने काट के इसको सही कर दिया है, बाढ़वण है, ठीक है। बाढ़वण परियोजना के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहली चीज, इसकी आधारशिला राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में रखी थी, ये सही है कि नहीं। कुल परियोजना की इसकी लागत क्या 76,000 करोड़ है। यह परियोजना पालघर जिले में है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ये और बी और सी और डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको उनमें से देख के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन कौन से सत्य हैं। तो अभी मैं हो जाता हूँ गायब स्क्रीन से, जिससे आपको लिख के बहुत अच्छे से समझा सकूं और आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे बाढ़वण परियोजना की, तो सबसे पहले इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पहला दिया हुआ है कि इसकी आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। तो यहाँ पर एक हीडिंग डाल लीजिए आप, बाढ़वण बंदरगाह परियोजना, और इसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि इसके काफी ऐसे फैक्ट होंगे जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपको बता सकूं। जैसे बात है कि आधारशिला, अब देखो ऐसी ट्रैप आपको बना के एग्जाम में दिया जा सकता है। आधारशिला इसकी रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी। अब ऐसे ही आपको ट्रैप देके क्या करते हैं, फंसा दिए जाते हैं। अब ये कहाँ पे है, सवाल ये उठता है। तो अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं, तो पालघर, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में एक पालघर नाम जो जिला है, महाराष्ट्र के पालघर में अगर मैं बात करता हूं, तो सवाल ये उठता है कि आपके पास कोई स्थान होगा। तो एक वहां पे है दहानू शहर, उस दहानू शहर में इसकी परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक। अब ध्यान देना, महाराष्ट्र में पालघर में दहानू शहर, मैंने इतना बता दिया। अब इसकी लागत की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं कि आखिरकार इसकी लागत क्या है, तो लागत, इसकी कुल लागत है 76,000 करोड़। 76,000 करोड़ की लागत है। मान लेते हैं लागत में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन इस 76,000 करोड़ में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसमें लगभग में 218 मत्स्य पालन परियोजनाएं शामिल हैं। 218 मतलब ये परियोजनाओं का नाम है, मतलब इतनी परियोजनाएं हैं। 218 किससे, मत्स्य से, फिशरीज से संबंधित परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। और इन परियोजना की, जो मत्स्य वाली परियोजना है, इनकी लागत की अगर मैं बात करता हूं, तो लगभग में 1560 करोड़ की लागत है। देखो आजकल यूपी पीसीएस में भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कि आपसे ऐसे डीप में जाके सवाल पूछ लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाढ़वण परियोजना लागत की आधारशिला रखी, उसमें जो मत्स्य परियोजना है वो 1660 करोड़ की है, 2000 करोड़ की है, लेकिन 1560 करोड़ की है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी के तहत एक नेशनल रोल आउट वेसल, वेसल मतलब समझ रहे हैं, वही जो शिप्स हैं आपसे, ठीक है। नेशनल रोल आउट वेसल, ध्यान रखिएगा इसको, रोल आउट वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, इस एक सिस्टम मतलब डेवलप किया गया जाएगा, जिससे कि इनके बीच में एक कम्युनिकेशन, जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके और उनको सपोर्ट किया जा सके, एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। और इसकी जो लागत होगी, इसकी लागत आपकी 360 करोड़ होगी। इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। कि जो मत्स्य की परियोजना है इसके तहत वो 1560 करोड़ की है, और जो फिशरीज से, सॉरी, जो नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है, रोल आउट ऑफ वेसल रहेगा तो ठीक लगता है। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, ये 360 करोड़ का है। और टोटल अगर इस परियोजना की बात करूं, तो 76,000 करोड़ की 218 मत्स्य परियोजनाएं हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब इसके साथ देख लेते हैं। तो इसमें आधारशिला महाराष्ट्र में आई, ये भी सही है। परियोजना की लागत भी सही है। पालघर में स्थित, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही हैं, इसके
इसका जवाब डी होगा। अब इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि देखिए कितनी डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे आयोग से पूछ ले तो आप उसको समझ सकें। बायो ई3 नीति के बारे में आपको गलत कथन की पहचान करना है। इसमें आपको ABCD ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नहीं है। आपको इसमें बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कोई एक कथन ही गलत है, उसको आपको पहचान खींच के बाहर कर देना है। तो जल्दी बताइए। पहली चीज इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में पर्यावरण एवं रोजगार में जैव प्रौद्योगिकी। इट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश देख लेना, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार में जैव प्रौद्योगिकी, ऐसे रहेगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार में जैव प्रौद्योगिकी, ये इसका मतलब है। दूसरा दिया है इसका उद्देश्य जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। तीसरा, यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। चौथा, इसके तहत बायो ई हब की स्थापना की जाएगी। अब आपको बताना है कि आखिरकार बायो ई3 नीति क्या है। इसमें गलत कथन आपको बताना है, पकड़ के खींच के गलत कथन को बाहर करिए और मुझे बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, आइए तब तक हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे बायो ई3, नाम ही से आप समझ लीजिए बायो ई3। अगर इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बायो ई3। अब देखो ई3 का मतलब है थ्री, तो थ्री ई का मतलब समझ लीजिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए। एक तो आपका आ गया एनवायरनमेंट, दूसरा आपका क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा, और इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा आपका क्या आ जाएगा, इकोनॉमी। तो ये तीन ही हो गए, देखिए बहुत ध्यान से। तो उसमें यही बताया गया है कि इसका मतलब है कि इन तीनों में क्या करना, इन तीनों में बायो ई3 का मतलब इन तीनों में टेक्नोलॉजी को अपनाना। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का इसमें जो है उपयोग करना। तो अब देखो एक चीज कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको, इस नीति को, जो बायो ई3 पॉलिसी है, ये नीति है, इसको अगर बात करें तो पहली चीज ये योजना आपकी केंद्र सरकार की है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की, अब पता चले जिसको नहीं पता है आयोग ने ऐसे कर दिया तो आप फंस जाओगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, जाहिर सी बात है। अब इसका, इसके लिए क्या किया जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, तो उसके तहत इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, बेसिकली उद्देश्य इसका है कि बायो निर्माण को, बायो मैन्युफैक्चरिंग को, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। बायो मैन्युफैक्चरिंग, जैव निर्माण, जैव विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, या हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में लिखिए तो जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। जैसा भी आपसे लिखा हो आप उसको ध्यान रखिएगा, ये इसका उद्देश्य है, बढ़ावा देना। अब इस नीति में क्या किया जाएगा कि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ये तीनों एक से एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि जब आप इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रभावित होता है और उससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो इन सभी में अगर मान लेते हैं हम टेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इन सभी में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं, तो इन पर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बूम करेगी। तो इसको ध्यान रखना। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और रखी गई है कि इसमें क्या किया जाएगा कि जैव निर्माण के लिए दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो जो जैव विनिर्माण है, मतलब जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें क्या किया जाएगा, उसके तहत एक तो आपका बायो हब बनाया जाएगा। ठीक है, बायो हब बनाया जाएगा। और कैसा है हब, ये हब एआई बेस्ड होगा, मतलब बायो एआई हब कह सकते हैं आप। ठीक है, और साथ में बायो फाउंड्री की स्थापना की जाएगी, बायो फाउंड्री, इनकी भी स्थापना की जाएगी। तो जैव निर्माण, बायो फाउंड्री और बायो हब एआई बेस्ड, इन सभी का इसमें स्थापना की जाएगी। तो ये परियोजना ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट परियोजना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की परियोजना है, बस इसके अलावा बाकी सभी सही है। तो यही एक कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत बायो ई हब की स्थापना की जाएगी। और ये ई हब कैसे होगा,
ये एआई हब होगा बेसिकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कथन भी हैं आपके लिए, और मतलब क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज शायद ही बहुत कुछ सीखने का मौका देंगे आपको। तो आप बने रहिएगा क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को यहाँ पे आज क्लास में मिल सकता है। अब देखो, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ भी आपको रॉन्ग सेंटेंस पिक करना है, बताना है आपको। पहला, जुलाई 2024 में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर गए। भैया गए थे क्या? ऐसा ऐसा था? पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। आपको यह भी बताना है कि भैया सही है क्या, ऐसा हो सकता है। तीसरा, भारत और पोलैंड के मध्य 1954 में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो गए थे। चौथा आपका स्टेटमेंट है कि 1992 में राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं तो यूक्रेन और पोलैंड दोनों की स्थापना यात्रा की है। पहले उन्होंने पोलैंड की यात्रा की है, बाद में उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की है। उसी एक ही यात्रा में पहले पोलैंड गए हैं, फिर यूक्रेन गए हैं। तो अब आपको इसमें से जवाब देना है कि इसमें से कौन से कथन ऐसे हैं जो गलत हैं। पहला और दूसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है, या सभी गलत हैं। आपको इसको ध्यान में रख के जवाब देना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, देखें शायद क्वेश्चन में कुछ हमें लगता है चेंज करना पड़ेगा। सत्य कथन बताइए, ठीक है, गलत मत बताइए आप, इसमें सत्य कथन की पहचान करिए। सत्य, ट्रू बताइए। इसके बाद में देखते हैं भाई कि क्या सही है क्या गलत है। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, इसके बारे में दो चीजों पे हम पहले फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे पोलैंड यात्रा की, ठीक है। तो अगर मैं पोलैंड यात्रा की आपसे बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री 21 से 22 अगस्त 2 दिन की यात्रा रही है पोलैंड की। तो अब जुलाई वहां पे दिया हुआ है, तो पहला आपका स्टेटमेंट वैसे भी हो जाता है गलत। यहां पर यात्रा करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में जो पोलैंड है, पोलैंड से जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, जो राजनीतिक संबंध थे, तो राजनीतिक संबंध हमारे स्थापित हो गए थे 1954 में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 45 वर्षों में अगर बात करूं, तो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां यात्रा नहीं की, ठीक है। किसी प्रधानमंत्री ने, मतलब किसी मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा नहीं की। तो इससे ये पता चलता है आपको कि हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 वर्षों के बाद में 45 वर्षों में पहली यात्रा थी भारत के प्रधानमंत्री की, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करता हूँ, और जबकि ये पोलैंड, देखो पोलैंड किसका पार्ट, आपको बता दूं कि जो यूरोपीय संघ है ना, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में पोलैंड शामिल है। 2004 में ये 2004 में क्या हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ है, ईयू में शामिल हुआ है। और इसके बाद से अगर बात करें, तो जब यहाँ पे शामिल हो गया है, तो इसके बाद से ही भारत का प्रमुख मतलब व्यापारिक भागीदार भी रहा है, ठीक है। भारत का व्यापारिक भागीदार भी बना रहा है। तो इस वजह से यात्रा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पोलैंड और भारत के बीच में संबंध और प्रगाढ़ होंगे, व्यापारिक भागीदार रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वहां पे बेसिकली जो पोलैंड की राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो इसकी राजधानी वार्शा पड़ती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत भी किया गया। और साथ ही जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, और राष्ट्रपति जो आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा हैं, जिनको हम राष्ट्रपति डूडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ के अगर मैं बात करूं, पूरा ना जानिए तो केवल डूडा लिख सकते हैं, याद रहेगा आपको। और अगर प्रधानमंत्री की बात करूं यहाँ की, तो प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप ना समझ लीजिएगा, डोनाल्ड टस्क, ये यहाँ के प्रधानमंत्री। इन लोगों ने इनका बहुत शानदार से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, ठीक है। तो इस तरह से ये होगी पोलैंड यात्रा की बात। अब इसके बाद में आपने देखा है कि यूक्रेन यात्रा, यूक्रेन यात्रा एक्चुअली काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी,
इसलिए मानी गई काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज आए दिन भारत की तरफ ये इशारा करते थे कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में बचाव कर सकता है, या मतलब एक मीडिएटर की तरह भूमिका निभा सकता है, और अगर भारत चाहे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा सकता है। ऐसे में भारत की यूक्रेन की यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी। जैसा कि ये यात्रा हुई कब है, देखो 21 से 22 तक तो पोलैंड, और फिर ये यात्रा हुई है 23 अगस्त को। और 23 अगस्त पे यहाँ पर जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने स्वागत किया पीएम का, और इनसे जो है काफ़ी अच्छे डिस्कशन भी हुए, और साथ में जो रसिया से संबंध पर भी चर्चा हुई। और व्लादिमीर पुतिन, अगर मैं व्लादिमीर जेलेंस्की की बात करूँ तो काफ़ी नाराज भी थे। जब ही हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे रशिया की यात्रा की थी, पुतिन से गले मिले थे, तो इन्होंने लिखा था कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का, सबसे बड़े लोकतंत्र का जो लीडर है, वो दुनिया के सबसे बड़े कातिल को गले लगा रहा है। इस तरह की इनकी भाषा थी। ठीक है, तो मतलब कि हाँ, एक वर्ल्ड्स ब्लडी किलर, या मतलब क्रिमिनल को जो है उन्होंने हक किया, इस टाइप से। ठीक है, तो अब ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे जब गए हैं तो इन्होंने जो मैसेज था, इसके बाद भी मैंने आपकी क्लास में बताया था, क्लास बनाई थी मैंने, एक वीडियो बनाया है कि इसके बाद में जो हमारे एनएसए हैं वो गए हैं, और वहाँ पर जो रशिया में व्लादिमीर पुतिन के साथ सामने बैठ के मोदी जी का मैसेज एकदम फेस टू फेस कम्युनिकेट किए हैं। तो भारत ने एक प्रयास भी इसमें दिखाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इनके साथ यात्रा की, तो ये यात्रा होगी। लेकिन अगर संबंधों की बात करूं तो 1992 में यूक्रेन के साथ राजनीतिक संबंध बने, यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन। लेकिन किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की। तो इस तरह कह सकते हैं कि 1992 में जब से यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध बने हैं, तब से प्रथम प्रधानमंत्री थे यात्रा करने वाले, यूक्रेन की यात्रा करने वाले। इसको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन की राजधानी जो यूक्रेन की राजधानी क्या पड़ती है बताइए, क्यू। तो क्यू में जो है व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात भी की। और इनके लिए जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि 4 भीष्म, ठीक है, 4 भीष्म क्यूब सौंपे, 4 भीष्म क्यूब सौंपे, किसने, प्रधानमंत्री जी ने 4 भीष्म क्यूब जेलेंस्की को दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये 4 भीष्म क्यूब क्या है। देखो, मैं पहले भी भीष्म क्यूब का जब परीक्षण हुआ था तब भी मैं क्लास में आपको करंट अफेयर में बता चुका था, फिर से मैं अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन ही मैंने इससे बना दिया है, जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। आखिरकार 4 भीष्म क्या है, तो 4 भीष्म क्या है और क्यों सौंपे, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। देखो, जुलाई 2024 में नहीं की इन्होंने, अगस्त में की, तो इस वजह से आपका ये वाला सवाल हो जाता है गलत पहला, क्योंकि इनकी यात्रा हुई है अगस्त में। ठीक है, पूरा यूक्रेन और पोलैंड दोनों की लिखा है, तो 21 से लेके 23 अगस्त के बीच, 21 से 22 पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय की पोलैंड यात्रा थी, भारतीय प्रधानमंत्री की, ये भी सही है। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में बन गए थे, ये भी सही है। राजनीतिक नहीं, राजनयिक रहेगा, ठीक है, राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, राजनयिक संबंध। और साथ में 1992 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए यूक्रेन के साथ, और तब से किसी प्रधानमंत्री ने वहां यात्रा नहीं की थी। तो आप देखें इसमें तो 2, 3, 4 इसका सही जवाब होगा, जो इसमें से कोई दिया नहीं है ऑप्शन। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा, बस केवल एक गलत है। ठीक, अगर इसी को असत्य कथन, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आपका अच्छा बन जाता। कैसे, देखो बताते हैं। देखो, ये आप यहाँ का ये सब काट दीजिए, नीचे का पूरा ही गायब कर दीजिए। अब देखिए, अब इसको आप लिख दीजिए ए, इसको लीजिए बी, और इसको लीजिए सी, और इसको लीजिए डी। अब इसमें अगर गलत कथन पूछा है तो ये पहला गलत हो जाएगा, ये बाकी सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो
ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे आप हम लोग बढ़ते हैं। देखो उसी से संबंधित सवाल आ गया कि भीष्म क्यूब के बारे में गलत कथन की आपको पहचान करनी है कि आखिरकार ये भीष्म क्यूब क्या है। तो पहला बताना है कि यह एक पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है, दिस इज अ पोर्टेबल मेडिकल यूनिट। दूसरा बी बताना है आपको, इसमें भी इसके बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के दौरान 4 भीष्म क्यूब व्लादिमीर जेलेंस्की को सौंपे। ये आपको पिछले सवाल में ही मैंने बता दिया है। यह हथियारों से लैस एक छोटा सा अस्पताल है जो युद्ध में घायलों का इलाज करेगा। इन क्यूब को हवा, जल और थल में भी ले जाया जा सकता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्रैप बनाया है, जिसकी वजह से जो है आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इसको सॉल्व करने में, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम बात करते हैं आखिरकार भीष्म क्यूब के बारे में। देखिए ये भीष्म क्यूब है, अभी हाल ही में इसका एक्चुअल में भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया था। इसको जो है एयर मार्ग से उतारने के लिए जो है परीक्षण किया था। तो इस पे भी मैंने क्लास में आपका जिक्र किया था और एक वीडियो भी इससे संबंधित आपका बनाया था, और इसको कहते हैं प्रोजेक्ट भीष्म। ठीक है, तो अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी बताता हूँ। HI हित हो गया, SS सहयोग हो गया, M से मैत्री हो गया। ठीक है, तो अभी आपको सारी चीजें बताता हूँ, पहले आप ध्यान से समझिएगा। इस ट्यूब ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल है, ये दिख रहा है आपको। ये छोटा सा दिख रहा है बट इतना छोटा नहीं होता है। कम से कम 200 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इसमें किया जा सकता है, ऐसे समझ लीजिए। अब ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको कहीं भी एयर मार्ग से भी और रोड से ट्रांसपोर्ट से भी और साथ में समुद्री मार्ग से भी इसको ले जाया जा सकता है। और कहीं भी मान लेते हैं युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, कहीं भी युद्ध हो रहा है, अब युद्ध में इसको रख दिया गया, तो वहां पर युद्ध में ये घायल जो सैनिक हैं वो घायल सैनिकों का इलाज करेगा। अदरवाइज क्या होता था, ये पूरी तरह से लैस है, इसमें ICU भी होता है, इसमें सारी जो है, ये बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है, युद्ध हो रहा है, युद्ध में कुछ सैनिक घायल होते हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है, तब तक उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे में उनका इलाज वहीं पर हो सकेगा, युद्ध स्थल पर ही, जिससे कि एक जो हमें लॉस होता था, जो हमें क्षति होती थी, उससे हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। और यही जो 4 भीष्म क्यूब हैं, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की को सौंपे 23 अगस्त को। समझ में आया। अब इसके बारे में देखो, ये इस तरह से भीष्म बहुत ही मतलब देखा जाए तो जो भीष्म क्यूब है वो एडवांस्ड फैसिलिटी से लैस है। स्किल्ड मेडिकल पर्सनल इसमें होते हैं, और ये समझ लीजिएगा कि जो हॉस्पिटल क्वालिटी केयर ऑन साइट प्रोवाइड करवाता है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ, इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का नाम सिंपल सा मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। देखो बी से भारत, हेल्थ H से इनिशिएटिव, और SHM जो है इट स्टैंड्स फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। आराम से आपको याद हो जाएगा, ऐसे आप याद करोगे तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो बी से भारत, H से हेल्थ, I से इनिशिएटिव, SHM मतलब सहयोग हित, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, उसी तरह मैं लिख भी रहा हूँ, सहयोग हित एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब इसमें देखिए, तो यह एक पोर्टेबल यूनिट है, एकदम सही बात है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के दौरान 4 भीष्म क्यूब व्लादिमीर जेलेंस्की को सौंपे, ये सही बात है, 23 अगस्त 2024 को, ये भी सही बात है। यह हथियारों से लैस, बस यही ये ट्रैप है, ये अस्पताल तो है छोटा सा, लेकिन हथियारों से लैस नहीं है, बस इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी इसको हवा में, जल में, थल से ले जाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। आइए, चिकित्सा पेशेवरों के लिए नेशनल टास्क फोर्स के संबंध में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। आपको बताना है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के आदेश पर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। दूसरा है इसमें कुल 8 सदस्य हैं। तीसरा, यह टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करेगा।
और डी दिया हुआ है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई थी, जहां पर एक जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी बहुत बेरहमी से उसका रेप करके फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने इसके गठन की सिफारिश की थी, बंगाल की मुख्यमंत्री ने। अब आपको बताना है कि आखिरकार इसमें कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन की आपको पहचान। फटाफट देखते हैं कौन सही जवाब बताता है। जो सही जवाब बताएगा उसको मेरी तरफ से आज 100 रुपये वाला चॉकलेट फ्री। जाओ, आप लोग भी सोचते होगे डेली 2-2 रुपये वाले चॉकलेट देने की सर बात करते हैं, टॉफी देने की सर बात करते हैं। आज हम बता रहे हैं 100 रुपये वाला, 100 वाला बढ़िया कैडबरी सिल्क खरीद के देंगे। चलो बताओ फटाफट, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी जल्दी बताइए। देखो, एक्चुअल में बात क्या है कि आरजी कर, ध्यान से समझिएगा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटना हुई, जघन्य घटना थी। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में देखो, ये जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं आलोचनाओं से घिरी हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई इसकी सिफारिश नहीं की थी, ये बनाने की कोई इन्होंने सिफारिश नहीं की थी, बल्कि इनका काफ़ी घिराव हुआ था, काफ़ी इनकी आलोचना भी हुई थी कि अपराधी को बचाने में जो है पूरा सहयोग कर रही हैं, ठीक। और ये बात सही है कि यह टास्क फोर्स जो है वो चिकित्सा पेशेवरों की के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करेगा, एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करेगा जो मेडिकल प्रोफेशनल है उनके लिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। तो एक तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसमें दिया हुआ है कि इसमें 8 सदस्य हैं। तो एक बात बता दूं आपको कि इसमें 8 सदस्य नहीं हैं, ठीक है? इसमें 10 सदस्य हैं। कितने हैं? इसमें आपके 10 सदस्य। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, नहीं भैया। ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इसके गठन की बात की थी। इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर और इसका गठन किया। अब देखो, अब इस तरह से सवाल आपसे बनाया जा सकते हैं और बना के आपको घुमाया जा सकता है और आप उसी में गोल-गोल घूमते रहेंगे। कितनी बारीकी से पूछ लिया है चीज़ों को, ठीक? तो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के आदेश पर इसका गठन हुआ? नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसकी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सिफारिश नहीं की थी। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं और यह टास्क फोर्स क्या करेगा? चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल टास्क फोर्स जो चिकित्सा फॉर मेडिकल प्रोफेशनल, पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? नेशनल टास्क फोर्स फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कल बत पढ़ाऊंगा, ये भी है। और साथ ही एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि आप इसको पढ़ के आइएगा, इंडिया रैंकिंग्स के बारे में। उस पे भी सवाल मैंने बनाया है, उसको मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। इसके बारे में अगर आपको सही कथन पता है तो आप इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है? और बाकी की क्लास आप सभी को बताऊं कि आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इनिशिएटिव से जोड़ें, जिससे कि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जाम से पहले अगर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 1000 क्वेश्चन की या 600-700 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए तो कितना मजा आएगा आप सोचिए। तो ये पूरी पीडीएफ एक ही में मैं बना रहा हूँ जिससे मैं आपको दे सकूँ। तो इसका जवाब दीजिएगा कि भारत व जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो 2024 में हुई है उसके बारे में सत्य कथन कौन से हैं? 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुई है। यह तीसरी वार्ता थी ऐसी इस तरह की 2+2 वाली। इस वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। आपको इसमें से बताना, नीचे कथन दिए हैं कौन कौन से सही है। इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, बाकी इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।